हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आ गए आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर, जो कि है इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की सीरीज में ही। एंड इस बार अपन करने वाले इकोलॉजी के सारे चैप्टर कवर। हाँ, हो सकता है आपको क्वेश्चन कम लग रहे होंगे, क्योंकि जो मैं और मेरी टीम कर रहे हैं भाई, टाइम भी कम है अब और लास्ट यूनिट भी है। ठीक है, तो आपको पता ही है अब कल पेपर है, कुछ ही घंटे रह रहे हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन कम ही ढूंढे हमने, ताकि और वेटेज भी इसकी 10 मार्क्स की। तो देख लो जो भी है, बाकी मैं बता दूंगा टॉपिक आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर स्मॉल बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड नॉट फाउंड इन पोलर रीजन, एक्सप्लेन। कह रहा है आपके हमिंग बर्ड है ना, उनको मतलब वो क्यों नहीं मिलते आपको पोलर रीजन में। तो इसका रीजन देखते हैं। स्मॉल एनिमल हैव लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम। ठीक है, यानी उनका जो वॉल्यूम के हिसाब से देखोगे तो उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट व्हेन इट कोल्ड आउटसाइड। और वो है ना, अपनी बॉडी की हीट है ना बहुत जल्दी लूज कर देंगे अगर बाहर की तरफ आउटसाइड में जो है ना एनवायरमेंट ठंडा है। Therefore, they have to expend much energy to generate body heat throughout metabolism. This is the reason why polar region are not a suitable habitat for tiny hummingbird. तो समझ में आएगा होगा आपको कि टिनी बर्ड वहां पे पोलर रीजन में क्यों नहीं मिलती, क्योंकि उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है वॉल्यूम के कंपैरिजन में, और अगर वो वहां मिलेंगी तो उनकी हीट जो बॉडी की वो बहुत जल्दी जाएगी और उनको मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा ताकि उनकी हीट जनरेट हो। ओके, तो ये रीजन है कि वो नहीं मिलती। अच्छा, इस ग्राफ के ऊपर है ना कई बार सवाल आया है, कई बार रिपीट हुआ है, तो ये आपके लिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ और आपका लॉजिस्टिक ग्राफ है, ये मतलब ग्रोथ के ऊपर ग्राफ है। पूछ रहा है स्टडी द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स इन द ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सबसे पहले बोल रहा है पहले क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द ग्रोथ कर्व्स, आइडेंटिफाई द ग्रोथ कर्व ए एंड बी। यानी ये जो ए है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल सी बात। फिर दूसरा, which one of them is considered a more realistic one and why। कह रहे हैं इन दोनों में से कौन सा ज्यादा रियलिस्टिक है और क्यों। फिर कह रहा है थर्ड में, if is the equation of logistic growth curve what does k stand for। यानी सिंपल सी भाषा में कहें तो ये k क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो लाइन जा रही है ना ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। उसके कह रहा है what is symbolized by n, यानी ये n क्या है, क्या दिखा रहा है। सिंपल सा सवाल है भाई, 4 मार्क्स केस बेस में आ सकता है, ये करके जाना। ए जो है, ए तो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व बोल सकते हो, या आप इसे जे शेप्ड कर्व भी बोल सकते हो। ठीक है, ये देखो आप गौर से देखो तो जे शेप का बन रहा है। उसी के साथ ये बी वाला जो देखोगे ये आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, या ये आप देख सकते हो एस शेप का कर्व है। ठीक है, एस शेप कर्व है या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है। क्लियर भाई, पहला क्वेश्चन खत्म। सेकंड पूछा था कौन सा रियलिस्टिक है। देखो ये वाला जो आपको जे शेप दिख रहा है ये रियलिस्टिक नहीं होता, ये रियलिस्टिक होता है। इसका रीजन ये है कि आपको रीजन मिल जाएगा कि एनवायरमेंट में, इकोसिस्टम में अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी इज कंसिडर मोर रियलिस्टिक बिकॉज अनलिमिटेड रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल इन एन इकोसिस्टम। मैंने बताया था कि इकोसिस्टम के अंदर जो आपका रियलिस्टिक आपका जो रिसोर्सेस है वो अनलिमिटेड नहीं है, है ना। तो दैट्स वाई कि आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ बहुत ज्यादा रियल बन जाता है। एंड वहीं पे अगर बात करें के की, तो के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरिंग कैपेसिटी। यानी यहां से ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुई और एक टाइम के बाद ग्रोथ होनी रुक गई ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, और ये के रिप्रेजेंट वही कर रहा है आपका लिमिटिंग फैक्टर को। वही बात करें अगर एन की, तो एन आपका पॉपुलेशन साइज की डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन ब्रूड पैरासाइटिज्म विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखो ब्रूड पैरासाइटिज्म आपने सुना होगा, कोयल एंड कौवे की कहानी सुनी होगी आपने, तो उसी के ऊपर आपका ये ब्रूड पैरासाइटिज्म होता है। क्या होता है, कोयल इज अ parasitic bird which has lost the instinct to make its own nest to lay egg, है ना, has evolved the technique of laying eggs in the nest of the crow। क्या करती है कोयल, कोयल अपने ना खुद के मतलब नेस्ट के अंदर अपने एग को ले तो नहीं करती है, लेकिन वो है ना क्या करती है, बड़ी चालाकी से अपने अंडे को कौवे के नेस्ट के अंदर यानी घोंसले के अंदर छोड़ देती है, जिसकी वजह से कौवे को लगता है कि ये तो मेरा ही अंडा है और वो उसका पालन पोषण कर रहा होता है। लेकिन जब बच्चा निकलता है तो वो देखने में भी कौवे जैसे ही होता है, पूरी तरीके से काला ही दिखते हैं वैसे तो कोयल भी, लेकिन वो उस घोंसले को छोड़ के चला जाता है,
है ना। और साथ में जो कोयल मदर होती है वो खबर रख रही होती है, मतलब नजर रख रही होती है अपने अंडे पर, ठीक है। जैसे बच्चा हैच करके निकलता है एग से, देन वो अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। तो ये स्मार्ट गेम खेलती है कोयल कौवे के साथ, ठीक है। इट्स एग बियर रिजेम्बलेंस टू दोज ऑफ क्रो। अब आपको पता होगा कि क्रो अपने नेस्ट के अंदर क्यों रखता है कोयल के अंडे को, क्योंकि दोनों के एग बहुत ज्यादा रिजेंबल हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे के जैसे ही दिख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से, वरना कौवा किसी से कम नहीं है, कौवा सबसे ज्यादा चालाक बर्ड में से आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ स्पीसीज लॉसेस इन अ ज्योग्राफिकल रीजन। भाई इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको डायरेक्टली ऐसे ना देकर बायोडाइवर्सिटी लॉस करके दे देंगे, या ये भी ना देकर आपको डायरेक्ट बोलेंगे व्हाट आर द फोर या फिर फोर क्वार्टर इविल, व्हाट आर द फोर मेजर कॉज या फिर इविल क्वार्टर, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो वो क्या है होते हैं आपके, एक तो होता है को एक्सटिंक्शन, दूसरा होता है एलियन स्पीसीज इन्वेशन, तीसरा होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, चौथा होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हो ऐसे CAHO, कहो करके याद रख लेना, आपको याद हो जाएगा। इनकी मीनिंग अगर आपको पढ़नी है तो एक बार NCERT उठा के बैठना भाई, अच्छे से पढ़ना, दोनों मतलब जितने चार वर्ड है ना, चारों का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्सप्लेन रिबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, नेम द इकोलॉजिस्ट हु प्रपोज इट। सबसे बड़ी बात, पॉल एनरिच, आप जो भी इसे प्रोनाउंस करना चाहो आप कर लेना। पॉल एनरिच ने ये रिबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था। उनका ऐसा मानना था, देखो यहाँ पे जो लिखा बता, आप समझ लेना, बाद में मैं बताता हूँ क्या है। उन्होंने क्या कहा कि आप पूरे इकोसिस्टम को एक एरोप्लेन मान लो, ठीक है, और उनके अंदर मतलब जो एरोप्लेन में रिबिट लगी होती है, रिबिट जानते हो ना, वो नट वगैरह, उनको आप स्पीसीज मान लो। अब मान लो कि एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए कुछ पैसेंजर हैं, अब हर एक पैसेंजर अपने साथ घर पर एक रिबिट निकाल के ले जाए, तो वैसे तो प्लेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये चीज डेली डेली होते रहे उस प्लेन के साथ, तो आप भी जानते हो कि कुछ टाइम के बाद प्लेन में से ऑलमोस्ट सारे रिबिट निकल जाएंगे और प्लेन वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रैश लैंडिंग हो जाएगी। तो रिबिट क्या थी वहां पे, रिबिट थी स्पीसीज, है ना, और आपका जो इकोसिस्टम था वो प्लेन था। अगर मैं एक एक करके सारी स्पीसीज को निकालता जाऊंगा तो इकोसिस्टम पे इंपैक्ट पड़ेगा, और यही चीज समझाई थी पॉल एनरिच ने। अब पढ़ लेते हैं इनका क्या कहना था। Paul Enrich proposed the Ribbit-Popper hypothesis. This states that in as aeroplane ecosystem, all parts are joined together using the thousands of ribbit species. If every passenger traveling in it start popping a ribbit to take home, it may not affect flight safety initially, but as more and more ribbits are removed, the plane become dangerously weak ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज आपके जो मैंने अभी आपको बताया ना, वही चीज यहाँ पे लिखी पड़ी है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट PYQs की सीरीज खत्म होती है। एंड आपको पता ही है आप लोगों का पेपर है, तो पेपर के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों। पेपर को फोड़ देना, और एक बार पेपर देकर आ जाओ तो इस चैनल को भूलना मत, कमेंट में आके बता के जाना कि आपका पेपर कैसा गया, क्या ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी, यही बताना। एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का पेपर अच्छा जाए। बाकी रही बात, हम आपका साथ अभी तो नहीं छोड़ने वाले हैं, आप लोगों को नीट तो देनी ही होगी, नीट की सीरीज इस पे कंटिन्यूअसली आती रहेगी जब तक आपका पेपर ना हो जाए। स्ट्रेटेजीज की वगैरह बात कर लूं तो वो भी मैं आपको देता रहूंगा नीट के रिगार्डिंग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।